हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नेचर, राइट्स एंड पार्टनरशिप डीड की। तो नेचर एंड राइट एंड पार्टनरशिप डीड, क्योंकि ये थ्योरी है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू आने के चांसेस हैं इससे, ठीक है। तो बिना किसी समय को गवाए आज हम लोग स्टार्ट करें पार्टनरशिप डीड। मैंने इसका पहले से ही पीपीटी कुछ बना रखा है, पीडीएफ बना रखा है, तो मैं बस उसी से आपको बस पढ़ा दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर आपने ये पॉइंट नहीं बताया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सॉरी, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, उसको बड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए, जब आप लोग क्लास 11th में थे, किस में थे, क्लास 11th में थे, तब आपने जो अकाउंटिंग की थी वो किसकी की थी, सिर्फ एक फर्म की थी, जिसमें सिर्फ एक ही मालिक था, जिसमें एक ही ओनर था। कितने थे, एक ओनर थे। लेकिन अब क्या है कि आप जो आपको 12th स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो पार्टनरशिप है वो कितने कितने लोग से होंगे, तो ये पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होंगे और मैक्सिमम कितने लोग होंगे, 50। मतलब पार्टनरशिप में जो बिजनेस होता है इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है और मैक्सिमम 50। और जब आप 11 पढ़े थे तो आप उसमें कितने लोग पढ़े थे, सिर्फ 1 लोग की अकाउंटिंग पढ़े थे। तो ये जो पूरी अकाउंटिंग है पार्टनरशिप, ये 2 या 2 से अधिक लोग जब होते हैं, 2 या 2 से मोर, तब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है ये समझते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नेचर है वो क्या है, इसमें पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होते हैं, 2 या 2 मोर। मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 है। कितनी है, मैक्सिमम लिमिट 50 है। अब मैक्सिमम लिमिट 50 ये कब आया, ये 2013 में आया। कब आया, 2013 में। मैक्सिमम लिमिट 50 2013 में आई, और ये किसने दिया है, कंपनीज एक्ट ने दिया है। किसने दिया है, कंपनीज एक्ट ने। इसका मतलब ये है कि सर पार्टनरशिप का कोई भी एक्ट है, मैं कहूंगा हाँ पार्टनरशिप का भी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट डिफाइन करता है सारी चीज, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है कि कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है। क्या चीज, पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट नहीं लिखी। तो फिर ये 50 लिमिट दिया किसने, ये 50 लिमिट कंपनीज एक्ट ने दिया। इस पे एमसीक्यू आया था, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में एक एमसीक्यू आया था कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इज 50 अकॉर्डिंग टू व्हिच एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू व्हिच एक्ट, कंपनीज एक्ट के थ्रू पार्टनरशिप एक्ट में 2050 मेंबर्स होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा, इसी की थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या लिखा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। मतलब पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम पर्सन। मतलब पार्टनरशिप ने मिनिमम तो 2 बता दिया, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी ये नहीं बताया है, ये मैक्सिमम लिमिट नहीं बताया। तो फिर ये बताया किसने, जैसे कि हमने बताया कंपनीज एक्ट ने बताया। कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में बताया, सेक्शन 464, कंपनीज एक्ट का 464। जैसे अब सेक्शन की बात करें तो सेक्शन क्या होता है ये समझाते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई लॉ होता है ना, जैसे ये एक्ट है, क्या है, एक्ट है, जिसको हम लॉ बोल रहे हैं, एक लॉ है। तो इसमें हर जो रूल्स होते हैं, रूल्स के जो नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, जैसे कि नियम होते हैं, तो उसका पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इसी तरह सेक्शन 464 का मतलब है कि 464 पे ये नियम लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 50 होंगे। कितने होंगे, 50 होंगे। मतलब ये रूल कौन डिफाइन किया है, कंपनीज एक्ट डिफाइन किया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और, चाहे बैंकिंग हो चाहे नॉन बैंकिंग हो, अब सबके लिए लिमिट कितनी हो गई, 50 हो गई। दूसरा, अब हम बात करें दूसरे की बात करें तो ये कैसे फॉर्म होता है। देखो यहां पे लिखा है द पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। देखो पार्टनरशिप में
फॉर्म होता है एग्रीमेंट से। मतलब ये कि हम जब दो लोग होते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप कितने लोग की जरूरत रिक्वायरमेंट होगी, दो लोग से पार्टनरशिप स्टार्ट होता है। जैसे इसके मन में आइडिया है, ए के मन में आइडिया आया कि चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, ए के मन में आइडिया आया कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पास जो आइडिया था उसके लिए इसको बी की रिक्वायरमेंट थी। क्या थी? ए के पास जो आइडिया था उसके लिए इसको बी की रिक्वायरमेंट थी। ये गया बी के पास, बी को आइडिया बताता है, और बी भी सोचने लगता है कि आइडिया अच्छा है या नहीं, आइडिया समझ में आता है। तो ए ऑफर करता है, ए कहता है कि चलो मेरे साथ बिजनेस करो। क्या करो? मेरे साथ बिजनेस करो। और बी इस बात पे राजी हो जाता है। क्या हो जाता है? बी राजी हो जाता है। तो पता है इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट क्या होता है? देखो एग्रीमेंट होता क्या है, जब कोई पर्सन किसी पर्सन को ऑफर करे कोई चीज, और जो दूसरा पर्सन है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, और दोनों एक ही चीज पे राजी हो जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? पार्टनरशिप जब भी फॉर्म होता है वो एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होता है। ठीक है। अब ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है? रिटन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिटन भी हो सकता है, और ओरल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिटन या ओरल। देखो इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये एग्रीमेंट के थ्रू होता है, ना कि लॉ के थ्रू। ठीक है। देखो ऑन कंट्री हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम टू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब ये, अब यहां पे ये क्या लिखा है? अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कमिंग टू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई बंदा जो मेंबर बनता है और वो बिजनेस जो चलता है वो लॉ में लिखा हुआ है, उसका नियम पूरा लॉ लिखा हुआ है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बिजनेस इस तरीके से स्टार्ट हो सकता है। जैसे अगर एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ में एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई दो या दो से अधिक फैमिली मेंबर हो, सगे भाई हो, ठीक है, वो लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो एचयूएफ होता है। एचयूएफ होता है। मतलब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक लॉ है। क्या है? एक लॉ है, उसमें ये लिखा है कि दो या दो से अधिक फैमिली मेंबर हो और वो बिजनेस स्टार्ट करें तो वो एचयूएफ बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर कोई दो या दो से अलग कोई, मतलब कि जरूरी नहीं कि ये दोनों भाई हों, अलग अलग भी हो और दोनों स्टार्ट करे कोई बिजनेस, तो वो एग्रीमेंट के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई लॉ बाइंड नहीं है। इस मतलब कि एचयूएफ के लिए लॉ बाइंड है। एचयूएफ स्टार्ट करने के लिए लॉ लिखा हुआ है पूरी तरह से कि वो मेंबर होने चाहिए, मतलब भाई होना चाहिए, बहन होने चाहिए, ठीक है, साल मतलब कि फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, तभी वो एचयूएफ बन सकता है। ठीक है। अब एक चीज देखो, सच एग्रीमेंट कैन ईदर बी ओरल और रिटन। मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो आइदर ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज देखो, द एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। मतलब इन दोनों के कुछ अधिकार मिल, जब एग्रीमेंट बनेगा ना तो इन दोनों का कुछ अधिकार होगा। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। मतलब कि आपको कुछ राइट्स दिए जा रहे, अधिकार दिए जा रहे हैं कि आप ये चीज कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये सारी चीज आपको अधिकार मिलते हैं। और ड्यूटीज, इन लोगों को कुछ परफॉर्म्स करने होते हैं ड्यूटीज, इसको भी कुछ ड्यूटी मिलेगी, इसको भी कुछ ड्यूटी मिलेगी। तो राइट्स ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होता है। तीसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पर्पस ऑफ द कैरिंग बिजनेस। मतलब जब भी दो या दो से अधिक लोग मिले ना और किसी चीज पे एग्री करे तो जरूरी नहीं कि वो पार्टनरशिप हो जाए, उन्हें किसी बिजनेस के लिए एग्री होना चाहिए कि हाँ बिजनेस करेंगे, चलो परचेज करेंगे, सेल करेंगे, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि इनका इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। अब ये नहीं है कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बस बात कर दी कि ये दोनों एक कोई प्रॉपर्टी, एक जमीन थी और ये दोनों खरीदने पे बात कर रहे, एग्रीमेंट करके, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप जब भी फॉर्म होना चाहिए तो उसमें बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व होना चाहिए कि कोई, ये दोनों जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ये बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस पर्पस के लिए। ऐसा नहीं, क्योंकि दो या दो से अधिक लोग कई बार कई चीजों पे एग्री कर जाते हैं। जैसे इसके बारे में बात करें, जैसे एक लड़का है ए और ये लड़की है बी, ठीक
ठीक है, लड़की को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं मैं, ठीक है, ये लड़का ये लड़की है, ठीक है। अब एक इसको प्रपोज करता है, ऑफर करता है, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर लेती है। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हुआ, लेकिन ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, तो ये दोनों पार्टनर तो है, लेकिन ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। ये पार्टनर तो बनेंगे भाई, क्योंकि हाँ एक दूसरे के पार्टनर बनेंगे, लाइफ पार्टनर बनेंगे, बिजनेस पार्टनर नहीं। कौन से पार्टनर बनेंगे? लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर नहीं बनेंगे। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। जाके प्रपोज मत कर देना किसी को कि चलो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जो क्लास 12 के सीधे प्रपोज कर देंगे और कहेंगे विल यू मैरी मी, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप कहेंगे कि हम तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, नहीं वो पार्टनरशिप नहीं है भाई, वो लाइफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हो तुम, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होना जरूरी है। मतलब ये कि अगर आप दो लोग एग्री करते हैं और उसमें बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी तभी वो पार्टनरशिप है। साथ ही साथ इसमें एक और बात है, जो बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी वो तो ठीक है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी शेयर होने की बात होनी चाहिए। क्या चीज? प्रॉफिट भी शेयर होनी चाहिए। देखो, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट एम टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की बात नहीं है तो भी वो बिजनेस नहीं है। देखो लिखा है, इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड फॉर द चैरिटेबल एक्टिविटी, दो या दो से अधिक लोग किसी चैरिटेबल दान वान मतलब कि कुछ समाज सेवा करने के लिए निकले तो भी वो पार्टनरशिप नहीं, वो एनजीओ बन जाएगा। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग मिले, ए और बी मिले, ये बिजनेस एक्टिविटी करें, क्या करें? बिजनेस एक्टिविटी करें। साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट पर्पस, जिसको वो शेयर करें। क्या करें? शेयर करें। अगर ऐसा नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। इट मे बी एग्रीमेंट अपॉन वन और मोर देन शैल नॉट बी लायबल फॉर लॉस। वो जो भी चीज है कि इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर वन और मोर देन शैल नॉट बी लायबल फॉर लॉस। मतलब ये देखो ऐसा है कि ए और बी पार्टनरशिप में प्रॉफिट के लिए तो एग्री कर गए, लेकिन साथ बी कह रहा है कि मैं लॉस नहीं झेलूंगा। तो ये हो सकता है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट के लिए तो होना मस्ट है कि ये दोनों प्रॉफिट शेयर करेंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि बी ये बोल दे कि हम लॉस नहीं झेलेंगे। हाँ, ये हो सकता है। कंडीशन क्या है? कभी कभी जो माइनर होता है वो बेनिफिशियरी तो होता है, बेनिफिशियरी तो होता है, प्रॉफिट अगर होगा तो वो लेगा, लेकिन लॉस होगा तो वो नहीं लेगा, ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट मोटिव होना मस्ट है। लायबल की जो मतलब लॉस होना मस्ट नहीं है। हमेशा पार्टनरशिप में प्रॉफिट के लिए बात बोली गई है, लॉस के लिए बात नहीं बोली गई है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे की बात, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप जब भी रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एंड, मतलब ये, अब इसको जरा समझते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर ए कोई वर्क करता है बिजनेस के बिहाफ पे, क्या चीज? बिजनेस के बिहाफ पे ए कोई वर्क करते तो उसका इंपैक्ट बी पे भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट बी पे पड़ेगा। और बी कोई वर्क करते बिजनेस के बिहाफ पे तो उसका इंपैक्ट ए को भी पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सी बात, अगर बी ने, इमेजिन करें कि एक स्टॉक था बिजनेस का, बिजनेस के स्टॉक था, जैसे मान लेते हैं स्टॉक है, ये स्टॉक रखा हुआ था बिजनेस में, इसने इसे आग लगा दिया, लॉस कर दिया। तो अब ये लॉस कर दिया तो इसका इंपैक्ट ए पे भी पड़ रहा है और बी पे भी पड़ रहा है। मतलब ये अकेले नहीं कि बी की घाट बी का है, और ये ए और बी दोनों पे, या किसी क्रेडिटर का पैसा देने जा रहा था बी, किसी क्रेडिटर का पैसा देने जा रहा था बी, अब बीच में ही पैसा चोरी हो गया। क्या चीज?
बीच में ही पैसा चोरी हो गया, तो इसका इंपैक्ट ए और बी दोनों पे पड़ेगा। या एक सिंपल सी बात, किसी बिजनेस ए बी क्या कर रहा था, माल लेने जा रहा था, क्या करने जा रहा था, माल लेने जा रहा था, मार्केट में माल लेके आ रहा था, माल चोरी हो गया और ये माल उधार था, क्या था, उधार, क्रेडिट पे था। तो जो क्रेडिटर बनेगा इस कंडीशन में, जो क्रेडिटर बनेगा, क्योंकि माल उधार खरीदा गया है और माल चोरी हो गया, तो ये जो क्रेडिटर बनेगा इसकी लायबिलिटी ए और बी दोनों पे पड़ेगी, ना कि बी पे अकेले पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि each partner is agent as well as principal of the firm. An agent because he can bind the other partner, वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ is act as a principal, वो दूसरों को भी काम दे सकता है, and he himself can bound by act of other partner, और वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे भी वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें और देखो, मतलब ये कि ए तो कोई काम बोलेगा तो उसका इंपैक्ट उसको बी को भी मानना पड़ेगा, बी कोई काम बोलेगा तो उसे ए को भी मानना पड़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? आगे क्या लिखा है, द बिजनेस कंडक्ट बाय, द बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल एंड एनी एक्टिंग ऑफ दैट, मतलब ये कि कोई भी काम, देखो कोई भी काम या तो ये हो सकता है कि कोई एक पार्टनर करे या उस और सभी करें। देखो ये क्या लिखा है, इट मींस दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये अगर ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, इसमें ए बी सी है डी है, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। या इन रेस्पेक्ट, और देखो लिखा है ईच पार्टनर इज बाउंड बाय एक्ट एंड अदर पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, और साथ ही साथ ये भी है, इसमें ये भी बात लिखा है कि अगर कोई एक पार्टनर कोई काम करेगा, वही बात मैंने जो बताई पिछले अभी कुछ देर पहले, कि कोई भी पार्टनर अगर एक काम करेगा तो उसका इंपैक्ट अदर पार्टनर्स पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अदर पार्टनर्स पे पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज और है इसमें, एक चीज और है इसमें, एक चीज और है कि ये हो सकता है कि फर्म है, क्या है, फर्म है, इसमें 4 पार्टनर हैं, ये हो सकता है कि अकेले ए इन चारों के बिहाफ पर, अकेले ए इन चारों के बिहाफ पर काम करे। पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं है कि सभी चारों काम करें, ये भी हो सकता है कि अकेले ए भी इन बिहाफ पे काम कर सकता है। हाँ, ये नियम लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, उनके बिहाफ पे एक भी काम कर सकता है और पांचों चाहे तो पांचों काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो इसका 2 पॉइंट है। क्या पॉइंट है? 2 पॉइंट है। एक अकाउंटिंग पॉइंट है, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, और एक लॉ के अकॉर्डिंग। क्या चीज? लॉ के अकॉर्डिंग। देखो पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग की पॉइंट से देखोगे तो पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग है। मतलब अकाउंटिंग के पॉइंट से हम फर्म के बिहाफ पे बिजनेस अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लॉ ये कहता है कि पार्टनर और फर्म सब एक हैं, सब एक हैं, अलग नहीं है। A partnership firm has a no separate existence, it means member। मतलब ये कि पार्टनर और फर्म अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है लॉ के बिहाफ पे। अकाउंटिंग के बिहाफ पे अलग अलग है, लेकिन लॉ के बिहाफ पे अलग अलग नहीं है। It means that agreement entered in the firm enforceable by each partner separately